हेलो एवरीवन। इसके पहले हम बात कर रहे थे लिंक रिएक्शन के बारे में। 11th क्लास की बात कर रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास का वीडियो मैंने डाल दिया था क्रैब साइकिल को। उसको आज 11th के बारे की क्रैब साइकिल के बारे में आप समझेंगे। तो लिंक रिएक्शन के बारे में बहुत डिटेल में मतलब देख चुके हैं, जितना आपको सफिशिएंट है 11th वालों के लिए। और 10th के लिए तो मैंने लिंक रिएक्शन उसी में बता दिया था, थोड़ा बहुत जो बताना होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल बहुत ही अच्छे तरीके से। क्रैब साइकिल होता क्या है, ठीक है। तो क्रैब साइकिल देखिए होता क्या है कि जैसे आपको सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि एक्चुअली हम ये क्रैब साइकिल क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि हम जो सबस्ट्रेट था उसको तोड़ रहे थे, जिससे हम क्या करें कि उससे एटीपी को जनरेट कर सके। तो हमने देखा कि भाई एटीपी को जनरेट करना है तो दो हमारे पास तरीके थे। एक तो तरीका था कि डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एटीपी को फॉर्म कर लिया जाए, और दूसरा तरीका था कि हमारे पास इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन करें, जैसे NADH2 FADH2 ये सब थे। तो उनसे हम डायरेक्ट मतलब एटीपी को कलेक्ट करें। तो हमने जब देखा तो बात ये थी, डायरेक्ट एटीपी हमको मिल तो रहे थे लेकिन इतने मिल नहीं रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो इनडायरेक्ट एटीपी को बना के उसके बाद एटीपी निकाल निकाल लेंगे। तो जब इनडायरेक्ट एटीपी की हमने जब बात की तो हम मतलब ऐसा सोचा गया कि कुछ ऐसा करते हैं कि बार बार रिएक्शन को बढ़ाते हैं। रिएक्शन को जब बार बार बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि एक बार ऑक्सीडेशन कराएंगे, एक बार रिडक्शन कराएंगे, तो धीरे धीरे इसी तरह कराते कराते एक बार हमारे पास बहुत सारे NADH इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो भाई जो होगा H+ सब निकलेगा, तो फिर एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सब होता है, ठीक है। तो इसके कारण NADH FADH ये सब बनेंगे, तो हमारे पास एटीपी बाद में आएगी, ATS में जाकर उसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ATS में हम लोग देख लेंगे। अब ये जब बात चल रही थी तो हम अब इस बारे में बात कर रहे थे कि भाई अब चलिए मान लेते हैं हमारे पास इतनी सारी प्रोसेस पढ़ ली, ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन, कि इससे काम नहीं चलेगा। तो जी इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि आपको बहुत सारी आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत एटीपी यानी 36 से 38 ऐसी इतनी एटीपी बनानी। तो अभी आपके पास इतना सब्सटेंस पूरा नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा एटीपी जो कि हमारा लास्ट प्रोसेस ये जो मिल रहा है एटीपी बनाने का, और उसके बाद तो हम बात करेंगे कि हाँ एटीएस में फिर कैसे एटीपी बनाए। तो उसको हम चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं होगा कि जो भी आपका सबस्ट्रेट था, जो जो भी आप रिएक्शन अभी लेके आ रहे थे, तो ठीक है, जैसे कोई सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट का होगा क्या यहाँ पे, सबस्ट्रेट का यहाँ पर आपको कराना क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको सबस्ट्रेट का करा देना है ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पे जब सबस्ट्रेट का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, H+ निकलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो क्या करेंगे, जो को एंजाइम होंगे, को एंजाइम वो गेन कर लेंगे। अब जब को एंजाइम गेन करेंगे तो उनका होगा क्या, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा को एंजाइम का, रिडक्शन ऑफ को एंजाइम। अब रिडक्शन जब होगा को एंजाइम का, तब रिडक्शन जब हो जाएगा तो इनके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये जाएंगे कहाँ पर, ये जाएंगे एटीएस में, ईटीएस में जाएंगे। ईटीएस में जाके इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक मॉलिक्यूल से एक दूसरे मॉलिक्यूल को देंगे, एक दूसरे से दूसरे को देंगे, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी जब चेन बन जाएगी, तो ये जब ये इधर उधर से ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रॉन को इधर मतलब हम स्पीड में भगाते हैं, क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए आपका कोई कंडक्टर है, जैसे आपको ये पता होगा, जैसे ये कंडक्टर है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। फिजिक्स में कंडक्टर वायर है, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना चालू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी बनती है। इसी के कारण जब आप सब वो पढ़ते हैं, चार्ज निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट वो वगैरह सब निकालते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी आप देखते हैं कि हाँ हमने निकाल लिया Q = Ne, ये सब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। जब ये हो रहा है तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमने एनर्जी बना ली, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या की, एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने इसको यहाँ पर जनरेट की, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लोगों ने जनरेट की, इसको हम ग्रेडियंट भी कह देते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जनरेट की। अब जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जनरेट की, तो इसका यूज करके हम करेंगे क्या कि जितने H+ हैं वो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि जैसे ये आपके मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया उसी के अंदर होगा, तो अब यहाँ पर जितने H+ होंगे उसको हम अंदर कर देंगे, H+ होंगे अंदर कर देंगे, उसके बाद जब खूब H+ अंदर भर देंगे, यहाँ पर एक भी मतलब H+ रखेंगे, लेकिन यहाँ का H+ और यहाँ का H+ में डिफरेंस हो जाएगा कंसंट्रेशन का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं आधे लोगों को तो ये समझ में नहीं आता है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाया है, तो समझ में नहीं आया। तो ये जो होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन होती है, तो दो मेम्ब्रेन में होगा क्या कि
सबसे पहले आपको करना, क्योंकि कि किसी भी चीज को अगर मान लीजिए एक कमरे में सबको बंद कर दिया जाए, वहां से किसी एक बार मतलब सबको बंद कर दिया जाए बहुत लोगों को, उसके बाद तुरंत जब खोला जाएगा कमरा तो बहुत स्पीड से सब लोग बाहर निकलेंगे, तो इतनी एनर्जी आ जाएगी, तो उस एनर्जी का यूज करके हम यहाँ पर एटीपी बनाएंगे। तो यहाँ पर करेंगे कि जितने एच प्लस है उसको एक कमरे में बंद किए जा रहे हैं हम दोनों, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इन सबको एच प्लस को सब एक कमरे मतलब उसमें बंद कर रहे हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन। तो इसको इससे अंदर भर दिया। अब यहाँ पर अब H प्लस जब अंदर भर दिया तो ई प्लस ई का यही काम हुआ। यहाँ पर एक होता है, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजोम के बारे में, ये करेगा एक चैनल की तरह काम करता, तो सभी H प्लस को ऐसे ऐसे बाहर निकालेगा, तो बहुत स्पीड से H प्लस बाहर निकलेंगे। मतलब ऐसे होता है, मान लीजिए ऐसे मतलब पूरा होता है। अब पूरा मतलब ऐसा नहीं, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। समझ लीजिए मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर H प्लस है, बहुत सारे H प्लस होंगे, तो हमने यहाँ से मूव करा दिया H प्लस को। जब मूव करा दिया, ये वाला पार्ट होता है F1 और ये होता है F0। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी इसका नाम क्या होता है, ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम इसका नाम होता है। इसके साथ हमने मूव करा दिया। अब जब मूव करा दिया तो यहाँ पर होंगे क्या, कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़े होंगे, ठीक है। तो एडीपी जो होगा उससे जाके ये बाइंड हो जाएंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और फॉर्म क्या करेंगे, एटीपी। तो इससे हमारी एटीपी बन जाएंगी। तो समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कोएंजाइम का प्रोडक्शन करा रहे हैं उसका। तो इसकी वजह से सब क्या हो रहा है कि हमारा एटीपी बन रहा है। मेन तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट हमको बनाना क्या है, एटीपी। लेकिन इससे इसके पहले हमने जो प्रोसेस की वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो अभी उसको ही देख रहे हैं कि कैसे करें इसको, ठीक है। अब देखिए, को अगर एक बार देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। शाम है ठीक है। तो इसको अब रब करे दे रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि कैसे क्रेब साइकिल को समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्रेब साइकिल को समझने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, कि थोड़ा और बेसिक इसके लिए जानना पड़ेगा कि क्रेब साइकिल एक्चुअली है। देखिए, अब क्रेब साइकिल भी एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम क्या करेंगे, यही करेंगे जो अभी तक बताया, तो बेसिक आपको क्लियर होगा मतलब क्रेब साइकिल का। अब इसमें सबसे पहले देखिए होगा क्या, कि पहले मैं आपको थोड़ी पिछले की कहानी बता रहा हूँ कि पीछे हुआ क्या था, उसके बाद क्रेब साइकिल में एंटर करते हैं। हमने किया क्या था कि ये मान लीजिए ग्लूकोज है, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये इसलिए बार बार बताता हूँ कि क्या आपके दिमाग में छप जाए। ग्लूकोज से हमने पायरुविक एसिड जब बनाया था, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई थी, ये जरा बताइए। ये हमारी प्रोसेस जो थी इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को बहुत डिटेल में देख चुके हैं। फिर पायरुविक एसिड से हमने क्या किया था, पायरुविक एसिड को लिंक रिएक्शन में लेके गए थे। अब लिंक रिएक्शन में लेके गए तो वहां पे हमारा हुआ कोएंजाइम। तो यहाँ पे जो प्रोसेस चली उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस चली उसको हम क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते थे, गेटवे स्टेप कहते थे, ट्रांजिशन सेटअप कहते थे, ट्रांजिशन रिएक्शन, ठीक है। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन ये है, लिंक रिएक्शन इसमें। अच्छा, लिंक रिएक्शन में क्या एक मिनट, कोएंजाइम है, लिंक रिएक्शन में बता रहा हूँ। लिंक रिएक्शन में तो देखिए कोएंजाइम, अब कोएंजाइम से डायरेक्टली क्या होगा कि कोएंजाइम इंटर आपका करेगा क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल में। और जब क्रेब साइकिल से हमको मिल जाएंगे एफएडीएच ये सब मिल जाएंगे, तो हम सीधा किसमें एंटर करेंगे, ईटीएस में। तो देखिए, ये लिंक रिएक्शन है। अब लिंक रिएक्शन को वैसे मैं बता चुका हूँ, एक बार देखिए क्या होता है लिंक रिएक्शन में, एक बार सिंपली बताता हूँ क्या होता है इसमें। लिंक रिएक्शन में तुरंत लिंक रिएक्शन में होता है कि ये है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड ने किया क्या, पायरुविक एसिड ने किया ये कि अपने अंदर मतलब पायरुविक एसिड होता कैसे है, पायरुविक एसिड कैसा होता है देखिए, सी सी और ये सी। तो यहाँ पे थे ऐसा, ऐसा, इसको डायरेक्टली लिख दो ना, सी एस थ्री। यहाँ पे ऐसा था, ये है पायरुविक एसिड। हमने किया क्या कि ये जो पार्ट है जो कि CO2 आपको दिख रहा है, इसको हमने कर दिया रिमूव। तो ये जो पार्ट दोबारा बना, सी डबल बॉन्ड हो और CH3, ये जो पार्ट हो इसको हमने कह दिया एसिटाइल। अब इसके साथ हमने जोड़ दिया एक कोएंजाइम, तो ये हो गया एसिटिल कोएंजाइम, कोएंजाइम में ये जोड़ा है ना, एसिटिल कोएंजाइम में, ठीक है। तो वही यहाँ पर बनेगा एसिटिल कोएंजाइम में। तो समझ रहे हैं एसिटिल कोएंजाइम में
बन कैसे रहा, देखिए यहाँ पे बन रहा है कोएंजाइम, पूरा नाम कोएंजाइम में सिर्फ लिख दिया हूँ एसिटिल नहीं, ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोएंजाइम जब बन रहा है, एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है, तो एसिटिल कोएंजाइम ए जब बना, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए बना, तो यहाँ पर आपने किया क्या कि CO2 को रिमूव किया, तो मैंने कहा कि यहाँ पे CO2 को रिमूव कर दो। यहाँ पे आपने किया क्या कि CO2 को रिमूव करने के बाद, और यहाँ पर क्या किया आपने, CO2 को आपने यहाँ पर रिमूव कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर कोएंजाइम को जोड़ दिया। यहाँ पे सिंपली आपने किया क्या कि कोएंजाइम को जोड़ दिया, तो ये इसका एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मतलब बेसिक डायग्राम था, तो बहुत मतलब डिटेल में मैंने आपको लिंक रिएक्शन बता दिया, मतलब याद करने ये तो रिवीजन था कि ऐसे ऐसा कुछ हुआ था, TPPO सब वगैरह याद रखना। यहाँ पे एक जो इंजाइम एक्चुअली काम करता है उसका नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि क्रेब्स साइकिल, एक्चुअली क्रेब्स साइकिल अब स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग बेसिक हम जान चुके हैं। आइए अब लिंक हम लोग बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए विद्यार्थियों, क्रेब्स साइकिल। ठीक, क्रेब्स साइकिल को हम लोग और क्या कहते हैं, अच्छा रुक जाइए, भी नहीं बताऊंगा क्यों, क्या कब कहाँ पर यूज होगा तब बताऊंगा क्रेब्स साइकिल। अच्छा चलिए बता ही देता हूँ यार, हुआ है तो आगे क्या पता नहीं कहीं भूल ही जाओ। सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। इसी में मैंने लिखा था ट्राई कार्बोक्सिलिक, इसके पहले जो पढ़ा था उसके बाद रफ कर दिया था, इसे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अब उसमें लिख दिया हूँ, अब बताऊंगा नहीं कि कहाँ फॉर्म हुआ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं, तो 10th वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए रफ कर दिया था उसके बाद लिखने के बाद। इसको डिस्कवर किया था हैंस क्रेव ने, हैंस क्रेब थे, उसने इसको डिस्कवर कर दिया, इसीलिए इसको हैंस क्रेब साइकिल कहा जाता है, मतलब क्रेब साइकिल सिंपली कहा जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, हैंस क्रेब को रब करते हैं और यहाँ पे सिंपली देखते हैं होता क्या है। इसमें समझने से पहले देखिए इसमें होगा क्या कि सबसे पहले हमने किया क्या कि यहाँ पे हम लेके आए एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम लेके आए, एसिटिल कोएंजाइम ए लेके आए, और हमने यहाँ पर किया क्या, किसको, एसिटिल कोएंजाइम ए में से हमने कोएंजाइम ए को रिमूव कर दिया। अब ये एसिटिल कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का, ठीक, हमने यहाँ पे किया क्या कि कोएंजाइम ए को रिमूव कर दिया, और 2 कार्बन का था ये, एंजाइम को रिमूव कर दिया। यहाँ पर हमने किया क्या कि वाटर को ऐड कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया, और इसको ले जाके जोड़ दिया हमने, एसिटिल से बचा हुआ कोएंजाइम को निकाल दिया, वाटर जोड़ दिया, तो जो भी स्ट्रक्चर बना, तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया सीधा किससे, इसको हमने जोड़ दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से इसको हमने जोड़ दिया। अब जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से इसको जोड़ दिया यार, तो हुआ क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से इसको जोड़ दिया, समझ में आ रहा, अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से इसको जोड़ दिया, तो अब एक्चुअली जो रिएक्शन चली उसमें फॉर्म क्या हुआ, उसमें आपका फॉर्म हो गया सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड फॉर्म हो गया। कैसे, ये था 4 कार्बन का, ये है 6 कार्बन का, तो 2 4 मिले तो 6 कार्बन का हो गया। यहाँ पे, यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसको हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेज, क्योंकि भाई सिट्रेट का सिंथेज मतलब सिंथेसिस हो रहा, सिट्रेट सिट्रिक एसिड, ठीक है, इसका सिंथेसिस हो रहा, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसको हमने क्या कह दिया, सिट्रेट सिंथेज। अब देखिए हम स्ट्रक्चर की अगर ये बात करें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की, तो यहाँ पे होता क्या है कि COOH होता है, और हमारा कार्बन होता है तो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, ये हो गया हमारा कार्बन तो H हो गया, और यहाँ पर हो गया H,
एंड दिस COOH। अभी रब कर दे रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ। ये हमारा होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब जब हुआ क्या कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मैंने क्या किया, ये है ऑक्सैलो एसिटिक 4 कार्बन का है। यहाँ पर मैंने जब ये 2 कार्बन का लगा दिया तो ये 6 कार्बन में तब्दील होगा, जिसको हमने कहते हैं सिट्रिक एसिड। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि ऐसा कुछ परिवर्तन हो गया, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया। तो बहुत ही बड़ा है यार। ठीक है, तो ये आपका बन गया सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड बना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। अब ध्यान से देखिए ये क्या चीज है, ये जो है COH, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिल ग्रुप है ये, कार्बोक्सिल। तो कार्बोक्सिल का फॉर्मेशन हुआ वो भी 3, तो हम क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिल। हाई किस में, एसिड में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये साइकिल में बन रहा है, तो इसको हम इसीलिए क्रेब्स साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बैक करके वीडियो अगर स्ट्रक्चर चाहे तो बना सकते हो, बाकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन माइंड में होना चाहिए स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत, मतलब बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें 4 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, ये सब तो पता ही होना चाहिए। नहीं आगे मतलब और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे दिक्कत पड़ सकती है अगर कोई क्वेश्चन करने में। फिर सिट्रिक एसिड से क्या होता है कि सिट्रिक एसिड से यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा, इसको हमने कह दिया एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम यहाँ पे काम किया, और यहाँ पर हमने किया क्या कि वाटर वाटर को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ उसको हमने कहा सिस, सिस एकोनिटेट। इसका क्या नाम हुआ, सिस एकोनिटेट, सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट में फिर हमने क्या किया, सिस एकोनिटेट जब बन गया तो इसमें हमने फिर वाटर ऐड कर दिया। क्या हुआ, आप पहले निकालो फिर ऐड करो, क्या मतलब निकला, वही सेम रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। जब भाई वाटर को निकाला फिर वही ऐड कर दिया, कुछ मतलब नहीं, तो भाई क्या हुआ, क्या ये सब कहानी रची इसीलिए जा रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, फिर ATP को गेन कर सके। तो इसलिए यहाँ पे पहले वाटर को निकाल दिया गया फिर जोड़ दिया गया, तो ये फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर। तो यहाँ पर जो एंजाइम ये काम कर रहा है एकोनिटेज, इसको हम एक और नाम से लिख सकते हैं, आइसोमरेज एंजाइम। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ आइसोमरेज, या फिर सिंपली आप यहाँ पर भी एकोनिटेज लिख सकते हैं। आइसोमरेज यहाँ पर मैंने लिख दिया, एकोनिटेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहीं पर काम ये सब कर रहा है। तो यहाँ पर जब ये सब कार्यक्रम हुआ तो यहाँ पर जो फॉर्म हुआ उसको हमने कह दिया आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट इसको हमने कह दिया। आइसोसिट्रेट जब इसमें इसको मैंने कहा तो हुआ क्या कि आइसोसिट्रेट जब इसको मैंने कह दिया, तो अब ये मतलब ये क्या करेगा आगे चल के, ये क्या करेगा, अभी ये सब 6 कार्बन तक चल रहा है। अब हमको जब ये साइकिल बनेगी तो फिर 4 कार्बन तक आएगी यहाँ से घूम के, तो 4 कार्बन तक लाना तो यानी हमको कार्बन निकालना पड़ेगा। अब हमको कार्बन निकालना पड़ेगा तो हम करेंगे क्या कि कार्बन निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए होगा क्या, फिर आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो सक्सिनेट में, ऑक्सैलो सक्सिनेट में, ऑक्सैलो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर होगा क्या, एक मतलब यहाँ पर फॉर्म क्या होगा, NaDH। इसको हम अच्छे से लिखते हैं रेड पेन से, रेड मार्कर से, जिससे आपको पता चले हाँ भाई हमको यही चीज की जरूरत है, तो यही बन रहा है, चमके हुई चीज। तो हमने यहाँ पे क्या बनाना है, NaDH। तो यहाँ पे NAD प्लस था, कन्वर्ट किस में होगा, NaDH प्लस प्लस प्लस। ओके ओके ओके, ठीक है। तो NaD प्लस प्लस कन्वर्ट किया है प्लस, तो ये हमारा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर एंजाइम जो काम करेगा वो उसका नाम हो जाएगा, आइसोसिट्रेट का डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसको हमने कह दिया एंजाइम को आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो ध्यान रखिए
यहाँ पर जो ये बन रहा था, यहाँ पर एक मेटल आयन काम करता है, इसको हमने कह दिया Fe+2। यहाँ पर भी काम करेगा, जिसको हमने क्या कह दिया, Fe+2। ठीक। फिर यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा क्या, बताइए। यहाँ पर जो काम करेगा उसको हमने कह दिया Mn+2। अब ऑक्सैलो सक्सिनेट फिर आगे और बढ़ेगा और कन्वर्ट होगा अल्फा कीटा ग्लूटारेट। ये क्या नाम है यार, अब है तो बायो लियो तो कुछ तो पछताओ, यहाँ बायो लियो। हमें तो पछताना नहीं यार, कुछ तो वो होगा ही, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। इसी को अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि चलो CO2 है निकालना शुरू करो, नहीं फिर बहुत देर हो जाएगी। तो ये जो बनेगा स्ट्रक्चर, ये 5 कार्बन का होगा। अभी तक ये 6 कार्बन का चल रहा था, 6 कार्बन का चल रहा था, 6 कार्बन का भैया चल रहा था, ये 5 कार्बन का होगा। CO2 निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर भी जो एंजाइम काम करेगा उसको अभी हम क्या नाम देते हैं, आइसोसेट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ऐसा अभी बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि आइसोसिट्रेट से डायरेक्टली अल्फा कीटोग्लूटारेट ही बनता है। होता क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली तुरंत ऑक्सीडेशन होता और मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई जो होता है आइसोसिट्रेट ऐसे होता है। अब यहाँ पर जब बाइंड करता है कोई एंजाइम, जब कोई एंजाइम बाइंड करता है तो ये डायरेक्टली क्या करता है, CO2 को भी निकलवा देता है और इसका क्या करता है, ऑक्सीडेशन भी करा देता है। लेकिन ये सिंपली एक प्रोसेस को हमने दिखाने के लिए अलग अलग इसको लिखा है, इसीलिए जो यहाँ पर एंजाइम काम करेगा उसको हमने एक ही रखा है। तो ये हुआ कंसेप्ट। ठीक है, आइसोसेट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। समझ में? अब देखिए अल्फा कीटा ग्लूटारेट आगे बढ़ेगा और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, अल्फा कीटा ग्लूटारेट आगे बढ़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। तो कोएंजाइम ए कहाँ से आ गया, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोएंजाइम ए को ऐड करेंगे। और यहाँ पर फिर हमने क्या कर दिया, CO2 का रिमूवल कर दिया। अब हम एकदम पसंद हो गए कि भाई यहाँ 4 कार्बन का हम बना चुके हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई। अब देखिए 4 कार्बन का बन गया, ये हमारी मुश्किल दूर हो गई। यहाँ पर हमको करना क्या है कि चलो ये यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, Na। क्या बार बार वही Na कन्वर्ट, डायरेक्टली मैं लिखे दे रहा हूँ लेकिन आप सब लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, NaDH प्लस प्लस H+। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेंगे, एंजाइम बहुत जरूरी है यार, एंजाइम जरूर नाम में खा करो। यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा, क्योंकि अल्फा बीटा ग्लूटारेट क्या हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एंजाइम जो काम करेगा मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो काम होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, बट वही है, मतलब डिहाइड्रोजनेज आगे लगा दीजिए, अब मतलब पीछे लगा दे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है इसीलिए तो कंसेप्चुअल होता है, ऐसा थोड़ी सवाल चीज होता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये सब जो हुआ तो इसके बाद ये सक्सेनाइल कोएंजाइम क्या करेगा, आगे रिएक्शन को बढ़ाते हुए, आगे रिएक्शन को बढ़ाएगा सक्सेनाइल कोएंजाइम ए और कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में। सक्सिनेट में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा Mg+2 एक मेटल आयन, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर सक्सेनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई डिहाइड्रोजनेशन है। तो यहाँ पर एंजाइम जो काम करेगा उसको क्या कहेंगे, सक्सिनेट। सुनते रहिएगा, उसके बाद लिख लीजिए सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज। ठीक है, सक्सिनेट थायोकाइनेज। अब देखिए सक्सिनेट थायोकाइनेज हो गया। यहाँ पर यार NaDH प्लस H+ तो बन गया, इसको अच्छे से लाल पेन से लिखूं तभी तो बाद में पता चलेगा। NaDH प्लस, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे बचा, हाँ यार यहाँ पे बहुत जरूरी जरूरी चीज बत रही थी। यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया GTP का।
हाँ तो क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जीटीपी का। और ये है क्या, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तुम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन के बारे में अगर हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये होता है क्या सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। ये होता क्या कि मतलब सबस्ट्रेट होता है उसी से डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, मतलब फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, तो सबस्ट्रेट से डायरेक्टली बन रहा है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ये होंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसीलिए बीच की जगह खाली रखी, कोई अगर मान लो बाई चांस दिक्कत पड़ी समझ में आने की तो ये समझाऊंगा। देखिए बहुत बुक में आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर जीटीपी लिखा है, कहीं कहीं पर एटीपी लिखा है। तो ये क्या मतलब कंफ्यूजन है, कहीं पर एटीपी लिखा है, कहीं पर जीटीपी लिखता है। ये होता है ग्वानिन थायमिन थायमिन फॉस्फेट, ठीक है। और वो आप जानते हैं, वो उसमें ट्राइफॉस्फेट होता है। ये ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट होता है, वो हमका एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट वो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। होता क्या है कि डायरेक्टली पहले फॉर्मेशन तो होता है जीटीपी का, फॉर्मेशन तो पहले जीटीपी का ही होता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं रह पाता तो ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। तो जो लिखता है जीटीपी वो भी सही है, और जो लिखता है एटीपी वो भी सही है। इसका क्या रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। ये यही कारण है कि पहले बनता है जीटीपी लेकिन स्टेबल नहीं रह पाता है, कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। तो एटीपी भी बन रहा है जीटीपी भी बन, लेकिन बनता है लास्ट में क्या, एटीपी। तो चाहे जीटीपी लिखो चाहे एटीपी लिखो, एटीपी लिखो तो और अच्छी बात है कि भाई हाँ बाद में एटीपी बन रहा है, जीटीपी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों यूज करिए, कोई बात नहीं। जीटीपी अब सक्सिनेट से कन्वर्ट हो जाएगा सीधा फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होगा तो एफ जैसे आए फ्यूमरेट, फ्यू फ्यू फ्यू। तो यहाँ पर जो बहुत आप बहुत दिन से सुन रहे हैं इसका नाम, लेकिन इससे मुलाकात नहीं हो पा रही, तो आज इसकी मुलाकात आपसे कराएंगे। तो दिल थाम के बैठिए, इसका नाम है FeDH2। इसे याद करने का यही तरीका है कि पूरे क्रेब्स साइकिल में यही यही एक जगह जहाँ पर ये बनेगा, यही एक जगह ये बनेगा। और ये फ्यूमरेट एफ से जैसे आएगा तो समझ जाना कि हाँ FeDH2 भी आने वाला है। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूमरेज। इसी से जुड़ा है, नहीं कहीं भाग जाए, फ्यूमरेज। फिर ये कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट आगे चल के मायलिक एसिड में, मायलिक एसिड में। मायलिक एसिड सीधा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। लेकिन यार बता तो दो इसमें होगा क्या कि मायलिक एसिड एसिड आए। यहाँ पर होगा क्या कि फ्यूमरेट से आप मतलब फ्यूमरेट में आप मतलब मिला देंगे H2O, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो H2O जब मिला देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा, यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो उसका नाम हो जाएगा भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे वाटर का मतलब क्या कर रहे हैं, फ्यूमरेट है। यहाँ पे हो गया फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से हम मैलिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे हमने गलत लिख दिया थोड़ा, फ्यूमरेज तो यहाँ लिखना है, ठीक है। ये फ्यूमरेज हो गया भाई, हम सोच रहे हैं कि ये फ्यूमरेज होगा। अब यहाँ पे आपको खुद दिमाग लगाना चाहिए, मैं गलत कर देता तो आपको खुद समझना चाहिए, ठीक है। समझ लीजिए कि यहाँ पे है क्या कि हो रहा है डिहाइड्रोजनेशन। तो बस आपको करना क्या है, सक्सिनेट लिखा है, इसके आगे जोड़ दीजिए, लिख ही दे रहा हूँ नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ओके ओके। और यहाँ पर लास्ट में फिर बनेगा क्या, यहाँ पर फिर लास्ट में बनेगा NADH प्लस। तो लग रहा है कि मतलब अमेरिकन इंग्लिश NADH प्लस एकदम NADH प्लस, एक्सप्रेशन देखा पूरा NADH प्लस, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्या, क्या कंप्लीट हो गई क्रैश साइकिल। हमने मैलिक एसिड को डायरेक्टली फिर क्या क्या पर ले आए, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलाने ले आए, सब हमने लिख दिया, सारा एंजाइम हो गया। अब मुझे नहीं लगता अब कुछ बचा है बताने के लिए। हाँ, इससे
कंक्लूजन जो निकला वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, चार्ट में एक बनाएंगे मस्त एकदम। देखिए पहले क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार हो रहा, आपने तुरंत बताया कि 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक बार हो रहा और एक बार कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, मैंने लिखा नहीं क्या, एक मिनट एक मिनट, ऑक्सैलिक सप्लीमेंट, हाँ हाँ लिखा तो है यार, यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और कहीं दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा, और कहीं नहीं, और कहीं गलती से लिख गया होगा, क्षमा याचना आपसे। 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, सब्सट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार क्या हो रहा है, सब्सट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइलेशन, वह एक बार क्या हो रहा है, सब्सट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तीसरी की तीसरी बार, नॉट तीसरा, तीसरी बार क्या हो रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एसिड मतलब वो कितनी टाइम हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। तो उसके लिए हमने बात किया कि डिहाइड्रोजनेशन तो 4 बार हो रहा है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि एक बार हो रहा है एफएडीएच का फॉर्मेशन, और दूसरी बार मतलब एक तो एफएडीएच 2 का बन रहा, और 3 बार एनएडीएच प्लस प्लस एच प्लस, इतना सब ये कार्यक्रम हो रहा। तो जिसको आप बॉक्स में करिए बंद और ताला मार के चाबी अपने पास रख लीजिएगा, कहीं खोने ना पाए, ठीक है। अपने दिमाग में इसकी चाबी रख लीजिएगा, पूरा बोर्ड भर चुका है एकदम, बहुत मस्त एकदम, समझ में आ गया होगा एकदम, बताने का अब कुछ आगे बताने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना अच्छा एकदम पूरा बोर्ड भर गया है एकदम, हृदय भी प्रफुल्लित हो चुका है, हृदय भी भर चुका है एकदम। इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, जितना सब बताया है इसको पूरा एकदम चाट लीजिए, कुछ बचे ना, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं फिर सब्सट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन की, तो बात हम करेंगे कि मतलब थोड़ा उसको वैसे तो बता ही दिया, सब्सट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन बताना क्या होगा तो बता देंगे, वैसा कोई और इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर हम लोग बात करते हैं आगे आपके ईटीएस के बारे में, बोलना भी भूल गया तो क्या आगे बोलना क्या, ठीक है। तो ईटीएस के बारे में हमको आगे बात करनी है कि ईटीएस होता क्या है। ईटीएस में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को उधर से फेंको उधर से फेंको, बस चिड़िया बैडमिंटन की तरह खेलना है, ठीक है। हम तुमको देंगे तुम उनको देना, फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल मतलब ईटीएस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें हम इधर उधर ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्या एनर्जी जनरेट होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो